नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी तीसरी कसम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। यह कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है जो मनोरंजन का परिदृश्य दिखाती है। और यह जो कहानी है वो ठुमरी कहानी में संकलित है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित मुख्य मुख्य कहानी कौन सी है। जैसे यहाँ पर हम सभी को दिखाई दे रहा है स्क्रीन में कि रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट आदि यहाँ पर मुख्य मुख्य रचनाएं हैं। श्रीर पंचमी का सगुण, मारे गए उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम आदि प्रमुख कहानी है। इसमें दिखाई दे रहा है कि अब इसका जो मुख्य विषय है इस चीज को हम वर्णन करने वाले हैं कि इसमें जो दिखाया गया है उसका परिदृश्य, उस चीज़ को भली भांति अगर समझ लें तो बेहतर तरीके से यह कहानी समझ में आएगी। और यूजीसी नेट में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से हमेशा पूछी जा रही है। ये जो कहानी है इसका परिदृश्य दिखाता है कि यह एक आंचलिक कहानी है। ग्राम गीतों का प्रयोग, प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू दिखाया गया है। जो आंचलिक गांव की जो गीत होती है उसमें जो प्रेम का पीड़ा जो दिखाई या छुपा रहता है, इस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है। मूल कथा में नायक हीरामन रहते हैं द्वारा खाई 3 कसम चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की कहानी इसमें शुरू की जाती है। पहला कसम, चोरी का सामान गाड़ी में नहीं रखेगा। पहला क्या कसम खाते हैं? चोरी का सामान नहीं गाड़ी में ला देगा। दूसरी कसम, बांस नहीं लदनी नहीं करेगा, बांस का लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम, नाटक वाली कंपनी वाले को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। ये यूजीसी नेट प्रीवियस में क्वेश्चन पूछी भी गई है कि कौन सी इनमें से तीसरी कसम नहीं खाता है। तो 3 कसम। पहला कसम क्या था दोस्तों? पहला था चोरी का सामान गाड़ी में नहीं ला देगा, दूसरा बांस नहीं ला देगा और तीसरा कंपनी वाली नौटंकी को नहीं बैठाया जाएगा। हीरामन और हीराबाई, इसमें 2 मुख्य पात्र रहते हैं। बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित कथा का व्यक्त करने की इसमें प्रयास किया गया है। इसमें मुख्य पात्र अगर देखा जाए तो हीरा मन रहता है जो खादी देहाती पात्र, 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया के किसी अन्य काम में दिलचस्प नहीं है। 3 काम ना करने की कसम खाता है। कौन? हीरामन। अब आता है हीराबाई, कंपनी की औरत, मेलों में नौटंकी में अभिनय एवं नृत्य का काम करती है और हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। गौण पात्र अगर देखा जाए तो इसमें दिखाते हैं कि लाल मोहर इंपॉर्टेंट सभी पात्र हैं, क्योंकि अब गौण पात्र से ही क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए सभी इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम सभी। लाल मोहर, धुनीराम, पलटन दास, तीनों ही क्या है? गाड़ीवान है। लहसनवा, लाल मोहर का नौकर गाड़ीवान है। नेपाली दरबान, मुनीम, दरोगा, कोटवाल आदि सभी क्या है? गौण पात्र हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन अब किस
किस स्थान का वर्णन किया गया है, इस चीज़ को भी दिखाने का प्रयास या फिर पूछता भी है। जैसे इस कहानी में विराटनगर का वर्णन है, फारबिसगंज तो कितना बार पूछा गया है, तो अब कौन पहुँचने यहाँ से गौण स्थान पूछने की पूरी संभावना रहती है। विराटनगर, फारबिसगंज, खरहिया शहर, चंपानगर, भगदड़, सिंधिया गांव, कानपुर हीराबाई का घर है, तेगछिया महावीर स्वामी, छातापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला, नौटंकी कंपनी, रोती कंपनी, मथुरा मोहन कंपनी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मथुरा मोहन प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा भी गया है। आदि इस क्षेत्र का वर्णन इसमें किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। अब इस कहानी का जो विशेष तथ्य है, इस चीज को देखते हैं। कहते हैं फणीश्वरनाथ रेणु ने नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उसमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा है। मतलब प्रेमचंद जिस उद्देश्य को दिखाना चाहते हैं गांव के विषय में, उस चीज को आगे बढ़ाने का काम किया है फणीश्वरनाथ रेणु। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाया है। उदाहरणार्थ गाड़ीवान कलुटा हीरामन इस गांव का मुख्य नायक दिखाया गया है। जैसे कि हम सभी देखें कि इस कहानी में 3 कसम जो खाते हैं वो है चोरी का सामान ना लादना, बांस की लदनी ना करना और कंपनी की औरत को ना बैठाना, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। कहते हैं हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान और भौजाई के प्रति डर। रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है। उसमें त्याग है, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाने का प्रयास किया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है और उस चीज को वो जानते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हीरामन का जो दुनिया है वो दुनिया प्रैक्टिकल करके उन्होंने देखा है और हर चीज को अनुभव के साथ काम करते हैं। कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का नाम का भी उल्लेख हुआ है। इस कहानी पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी है, जिसके संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु ने किया है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण इसमें दिखाया गया है। अब इसमें जो प्रमुख उद्धरण रहता है, जो प्रकरण है, इस चीज को अब देखने वाले हैं। कहता है हीरामन समझ गया, इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल ना जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1-2 दिन दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। इस ये जो पंक्ति है ये वर्णन किया गया है जब उन्होंने चोरी का सामान लादा था और सोचता है कि अगर हम पकड़ा जाते हैं तो ये सब झेलना हम सभी को पड़ेगा। जैसे उनको बैल खाना पीना नहीं मिलेगा, साथ ही उनके भाई भौजी को मुंह नहीं दिखा सकेगा और तो और उसे कड़ी सजा दी जाएगी। आगे कहता है 2 कस्में खाई हैं उसने। एक चोरीबाजी का माल नहीं ला देंगे, दूसरी बांस लदी नहीं करेंगे। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहती है। गाड़ी हमेशा सो बेकाबू वाली लदनी और खैरिया है। कहने का मतलब है जब बांस लादा जाता है तो बहुत लंबी लंबी होती है, जिससे कहीं भी घटना होने की पूरी संभावना रहती है। इस डर से अब बांस को नहीं लादेगा।
कहता है बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने, कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में, आज रह रह कर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। क्या? चंपा का फूल। कौन सा फूल का महक उठता है? चंपा का। पीठ में गुदगुदी लगने पर वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। और है यह चंपा का फूल, मतलब औरत है ये चंपा का फूल, इतना कैसे महक रहा है? वो ऐसा तो कभी उसको महसूस नहीं हुआ जब से गाड़ी यह महक महक रही है। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला, मतलब बहुत प्रसिद्ध थी। कौन? हीराबाई। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक लगातार महलों की लदनी ला दी है, कभी नौटंकी की थिएटर या बायोस्कोप सिनेमा नहीं देखा। लेकिन काम तो किया है, लेकिन जो थिएटर होता है या बायोस्कोप जो होता है उसको नहीं देखा है। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में क्या है? खुशबू है। कहता है तब तो मीता कहूँगी। क्या कहेंगे? मीता, मतलब दोस्त, भैया नहीं, मेरा नाम ही हीरा है। कहते हैं उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला, उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की शादी हुई थी, बचपन में ही गौने के पहले दुल्हन मर गई। मतलब जो हीरामन था उसका शादी हुई थी, लेकिन उसका जो बचपन में जो गौने हुआ था उसी समय उनकी दुल्हन गुजर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के लिए अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन की शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब 5 साल 7 साल की लड़की। कहते हैं अब हीरामन ने तय कर लिया कि वह शादी नहीं करेगा। विदागी, नैहर या ससुराल की जाती लड़की। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, रहेगा काला ही आदमी ना, साहेब के जैसे अकल कहाँ से आएगा। हीरामन और हीराबाई से लोग वार्तालाप हो रही है। कहते हैं छोकरा नाच के मड़ुआ, नटुआ का मुंह हीराबाई जैसी था, कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था, मतलब कहीं ना कहीं नौटंकी में काम करने को पसंद नहीं था। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता हीराबाई को। सड़क के तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों से पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रट्टी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, हीरामन हंसा। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजा कर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने, मतलब उनको अच्छा लग रहा है। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते एक जी जिरह करेंगे, अरे भाई तुमको जाना है, जाओ देहाती भुज सब। महुआ घटावारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों की में रह रह कर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक से उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है, मतलब सफरी मतलब सफ़र करने वाले दोनों का जो कर रहे थे। उसको लगता है कि खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया तैरते तैरते। कहते हैं तुम मेरे उस्ताद हो। क्या कहते हैं? तुम मेरे उस्ताद हो,
हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, मतलब शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अच्छा सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद ही होता है। कहते हैं अब हीराबाई हीरामन से वार्तालाप करती है। कहते हैं कि आज रात भर हीरामन की गाड़ी में ही रहेगी वह। कौन? हीराबाई। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है। कोई जरूरत ही पड़ जाए, है ना। ये कौन कहता है? हीरामन। हीराबाई कहती है। अब आता है जो वार्तालाप, वो पलटन दास हीरामन से कहता है। पलटन दास कहते हैं उस दिन आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। ये कथन किसका है? पलट दास का हीरामन से। फिर कहता है हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है, मतलब अच्छा आदमी नहीं है, जो उसका जो बात विचार है वो सही नहीं है। कहते हैं तीनों चारों से मत पूछिए कोई, नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसकी ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई हीरामन से ज्यादा पावर वाला आदमी लाल मोहर पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रमेन की ही बात। ये लोग आपस में वार्तालाप कर रहा है। पलटदास हर रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट दास है। एक आता है पलटन दास। पलटन दास जो है वो दूसरी कहानी में है, और पलट दास, दोनों में हम लोग कन्फ्यूजन हो सकती है। जो पलट दास है इस कहानी का इम्पोर्टेंट पात्र है। कहते हैं हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता है हाथ जोड़कर। लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, लहसनुआ उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया और बीमार होकर, मतलब शहर में जो काम करने आया था वो अब बीमार होकर वापस चला गया। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ। यही ख्वाहिश है कि ई था तू मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुझको देखा करूँ। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस कहानी से लिया गया है। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़ने में मुंह हाथ ढके खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, चलो हे भगवान, भेंट हो गई, चलो। मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। मतलब वो इंतजार कर रही थी, लेकिन ये भी सोच रही थी कि कहीं ना मिले तो क्या होगा। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा। इस बार दाहिने हाथ कंधे पर रखा। कौन सा? दाहिने कंधे पर रखा। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतने देर के बाद इस हरदम रुपये पैसा, रखिए पैसा, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। कहते हैं उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है।
क्यों मीता? महुआ घटबारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाली ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी की जोर जैसे मुंह देकर बनाकर कहा, प्लेटफार्म में से बाहर भागो, फिर बिना टिकट के पकड़ेगा तो फिर 3 महीने हवा खानी पड़ेगी, मतलब पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए तुम बाहर से बाहर निकल जाओ। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह परीक्षा का देर। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर हीराबाई की ओर देखती रही। टुकुर टुकुर लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे हरदम हिस्सेदारी सूझती रहती है। कहते हैं गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकल रही है। सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। कू ऊ ऊ करता हुआ आवाज निकल रहा था। कहते हैं कि छी ई ई छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपनी दाहिनी पैर के अंगूठे को बाईं और पैर की एड़ी से कुचल दिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है। साड़ी हिलाकर इशारा करती है कि अब जाओ, मतलब हम पहुंच गए मेला में, अब तुम जाओ। आखिरी डब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई। मानो हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया, मतलब हीराबाई को छोड़कर। तो ये था कहानी का मुख्य तथ्य जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है दोस्तों। इसको अगर हम देखें एग्जाम की दृष्टि से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही इसका पात्र को ध्यान में रखेंगे, साथ ही ये किस कहानी संग्रह में संकलित है इस चीज़ को, और इसका कहानी को समझने के पश्चात इसके कथन को पकड़ने का कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर पूछता है तो किस कहानी से लिया गया है तो हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो ये था दोस्तों आज का हम सभी का इम्पोर्टेंट वीडियो, और मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे हम पढ़ाई को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।